नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में, जिसमें हम जो है MST 5 का यूनिट नंबर 1 पढ़ रहे थे, जिसमें हम काव्य लक्षण और काव्य की परिभाषा इसको जान रहे थे। इसमें जो है हम अपने ये सभी टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य लक्षण के बारे में। तो बिना देरी किए जो है हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आते हैं हम अपने टॉपिक पर। यह है हमारा आज का टॉपिक, आधुनिक हिंदी साहित्य में काव्य लक्षण। यहाँ पर देखें, हिंदी साहित्य के आदिकाल तथा भक्ति काल में सृजन परंपरा तो समृद्ध और संपन्न रही, पर काव्य शास्त्र पर अलग से विचार नहीं किया गया। तुलसीदास के मानस में कथन के सहज कवित कीरत विमल सोई आद रही सुजान, इसमें काव्य लक्षण का संकेत तो है, पर विधिवत काव्य लक्षण नहीं मिलता। तो यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जब हम जो है अपने पुराने समय यानी कि साहित्य में जो हम आदिकाल या भक्ति काल का समय देखते हैं, तो उस समय पर जो है हमें बहुत सी महान कविताएं देखने को मिल जाती हैं। लेकिन उस समय जो है कवियों ने क्या किया, अलग से ये हमें नहीं बताया था कि एक अच्छी कविता के नियम क्या होते हैं या उसके लक्षण क्या होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें तुलसीदास के रामचरितमानस की, तो इसमें जो है हमें ये तो बताया गया है कि सज्जन लोग जो है उसी कविता का आदर करते हैं जो कि सरल और निर्मल हो, लेकिन उन्होंने जो है इसका कोई पक्का नियम या कोई फॉर्मूला जिसे हम लक्षण कह रहे हैं वो हमें नहीं बताया था। यहाँ पर ये हमें बताया गया। रीतिकालीन कवि आचार्य सामान्यतः संस्कृत काव्य शास्त्र के काव्य लक्षण की नकल ही करते रहे। उदाहरण के तौर पर आचार्य चिंतामणि के कविकुल कल्पतरु तथा श्रृंगार मंजरी में मम्मट और विश्वनाथ का स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो पहले हमने आदिकाल और भक्ति काल के बारे में जाना कि वहां पर जो है हमें कविता के कोई खास नियम या कोई लक्षण हमें दिखाई नहीं देते। फिर आता है हमारा रीतिकाल। तो इस समय क्या हुआ, रीतिकाल के जो कवि रहे उन्होंने अपनी तरफ से तो कोई नए नियम बनाए नहीं थे, बल्कि इन्होंने क्या किया, संस्कृत के जो पुराने आचार्य रहे उन्हीं की बातों को दोहराने का यहाँ पर काम किया है। यानी कि उन्होंने क्या किया, पुरानी जो किताबें थी उन्हीं की नकल करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया आचार्य चिंतामणि का। इन्होंने क्या किया, चिंतामणि ने अपनी किताबों में जो है वही बातें लिखी थी जो कि पहले संस्कृत के विद्वान रहे मम्मट और विश्वनाथ वो पहले से ही कह चुके थे। तो उन्हीं का अनुकरण जो है यहाँ पे चिंतामणि ने किया। अब यहाँ पे इसके इन्होंने उदाहरण दे रखे हैं। बत कहाऊ रस में जू है कवित कहावे सोई, इसमें विश्वनाथ के वाक्यम रसात्मकम काव्य की जो है परिभाषा सीधे गूंजती है। तो यहाँ पर जो है चिंतामणि ने क्या किया, जो विश्वनाथ की बात थी उसी को दोहराया और ये कह दिया कि जिसमें रस होता है वही कविता है, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिर मम्मट से प्रभावित काव्य लक्षण है सगुण अलंकरान सहित दोष रहित जो होई, शब्द अर्थ बारो कवित विबुध कहत सब कोई। अब ये जो इन्होंने दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, इसमें इन्होंने क्या किया, मम्मट की ही बात को आसान करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें ये कहते हैं कि कविता वह है जो कि गुणों से भरी हो और जिसमें अलंकारों का प्रयोग हो, साथ ही साथ जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो, वो कविता है। जिसमें जो है शब्दों और अर्थ का सही मेल होना चाहिए। तो विद्वान लोग जो है ये क्या करते थे, उसी की नकल करते थे। तो विद्वान उसी को जो है असली कविता मानते थे। ये यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखने को मिला। आगे देखें, वास्तव में रीतिकाल के कवि आचार्यों में मौलिक काव्य लक्षण करने की ताकत न थी। परिणाम स्वरूप वह संस्कृत काव्य लक्षणों का अनुकरण ही करते रहे। यही परंपरा आगे चलकर जगन्नाथ प्रसाद भानु, कन्हैयालाल पोद्दार, लाला भगवान दीन, अर्जुन दास केडिया और रमाशंकर शुक्ल रसाल आदि तक चलती आई। अब क्या हुआ, यहाँ में ये बताया गया कि रीतिकाल के जो कवि थे इनके पास अपने खुद के नियम या खुद के जो मौलिक विचार होते हैं वो नहीं थे। तो ये क्या करते थे, ये केवल और केवल संस्कृत के जो नियम थे जो कि पहले से ही चलते आ रहे थे, इन्होंने उन्हीं नियमों को जो है हमारे सामने प्रस्तुत करके एक नई परंपरा चलाने का काम किया। जिसमें जो प्रमुख रूप से कवि रहे उसमें हमें ये नाम दिए गए हैं, जैसे जगन्नाथ प्रसाद भानु या रमाशंकर शुक्ल रसाल या कन्हैयालाल पोद्दार, लाला भगवान दीन। तो इन्होंने क्या किया, ये सब काम किया। रीतिवाद का विरोध करते हुए आधुनिक युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शब्द और अर्थ का संदर्भ व्यापक सामाजिकता से जोड़ दिया। भारतीय और पश्चिमी काव्य चेतना पर ध्यान देते हुए उन्होंने पश्चिमी कवि आलोचक वर्ड्सवर्थ की भांति कविता के लिए बोलचाल की भाषा का प्रतिमान अपनाने की जो है वकालत की है। अब क्या हुआ, अब आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने क्या किया,
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रीति काल के ये जो पुराने और कठिन तरीके रहे इनका विरोध कर दिया। द्विवेदी जी का मानना ये था कि कविता का जो संबंध है वो समाज से होना चाहिए। इन्होंने क्या किया, भारतीय और विदेशी दोनों तरह के साहित्य को समझा था। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि कविता की ऐसी भाषा होनी चाहिए जो कि हम रोजाना आपस में बोलते हैं जिस भाषा में, यानी कि कविता कठिन नहीं बल्कि बोलचाल की सरल भाषा में होनी चाहिए, ऐसा महावीर प्रसाद द्विवेदी का कहना था। मिल्टन की ओर झुकते हुए कहा, कविता को सादा, प्रत्यक्ष मूलक और राग युक्त होना चाहिए। यहाँ सादा से तात्पर्य है झूठे चमत्कारवाद से मुक्ति। रसज्ञ रंजन पुस्तक के लेख कवि और कविता में उन्होंने लिखा, सादगी, असलियत और जोश, यदि ये तीन गुण कविता में हो तो कहना ही क्या। अब क्या हुआ, ये जो द्विवेदी जी थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने क्या किया, एक मशहूर लेखक रहे जिनका नाम था मिल्टन, इसकी बात का समर्थन किया। इनका ये कहना था कि जो अच्छी कविता है उसमें तीन गुण होने चाहिए। वो तीन कौन कौन से, एक तो सादगी, दूसरा असलियत और तीसरा जोश। तो यहाँ पे इनका सादगी से मतलब है कि कविता में जो है बिल्कुल भी फालतू की दिखावट या फिर शब्दों का जो जाल है वो नहीं होना चाहिए, यानी कि कविता में जो बात कही जा रही है वो बिल्कुल सीधे और सरल शब्दों में होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया असलियत। असलियत का मतलब है कि कविता जो है वो सच्चाई पर आधारित होनी चाहिए, ना कि सिर्फ कल्पना की बातें इसमें होनी चाहिए। तीसरा इन्होंने बताया जोश। यहाँ पे जोश से उनका मतलब था कि कविता पढ़कर जो है मन में एक उत्साह और उमंग पैदा होनी चाहिए। तो इन्होंने ये तीन चीज़ें बताई कविता के लिए। इन्होंने क्या किया, इनकी किताब थी रसज्ञ रंजन, उसमें भी इन्होंने यही कहा है कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये अगर मिल जाए तो वो कविता जो है सबसे बेहतरीन बनती है। ये सब मानना था आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। आगे देखें, अतएव कवि की असलियत का सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। वह असलियत के साथ कल्पना से नई नई बातों को सूझ का संबंध भी अनदेखा नहीं करते। तो यहाँ द्विवेदी जी का कहना ये था कि एक कवि को जो है वो सबसे ज़्यादा ध्यान सच्चाई पर यानी कि असलियत पर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कविता में कल्पना हो ही ना। यहाँ पर वो ये कहते थे कि सच्चाई के साथ साथ जो है कवि अपनी कल्पना का इस्तेमाल करके नई बातें या नए विचार जो है हमारे सामने प्रस्तुत कर सकता है, क्योंकि तभी जो है कविता समाज को कुछ नया दे पाएगी। लेकिन उस कविता में सच्चाई ज़रूर होनी चाहिए, ऐसा इनका मानना था। आगे देखें, भारतेंदु युग और द्विवेदी युग की नव जागरणकालीन मानसिकता का सबसे प्रबल विस्फोट आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध कविता क्या है में हुआ। आचार्य शुक्ल कविता क्या है निबंध को जीवन भर लिखते परिष्कृत करते रहे। कविता के संबंध में उनका संशोधित संपादित मत इस प्रकार है, जिस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। अब क्या हुआ, अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में। तो ये जो रामचंद्र शुक्ल थे, इनके अनुसार जो है कविता असल में क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। तो जैसे कि हमारा ये जो दिमाग है ये ज्ञान पाकर बंधनों से मुक्त हो जाता है, वैसे ही जो हमारा दिल है वो अपनी भावनाओं में जो है पूरी तरह से जब आज़ाद हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं, रस दशा। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना था। साथ ही साथ वो ये भी कहते थे कि जब कोई इंसान जो है वो अपने दिल की इसी आवाज़ को या इसी आज़ादी को जब कोई कवि शब्दों में उतार देता है तो वही जो है कविता बन जाती है। यानी कि कविता जो है वो हमारे दिल को आज़ाद करने का एक रास्ता है, ये माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। जो इन्होंने लिखा, इनका एक निबंध रहा कविता क्या है, इसमें इन्होंने लिखा था। आगे देखें, इस साधना को हम भावायोग कहते हैं और कर्म योग और ज्ञान योग का समकक्ष मानते हैं। आचार्य शुक्ल के रसवादी प्रतिमान कविता क्या है इसमें सक्रिय रहे, पर रस दशा बड़ी चीज बन गई। जब तक कोई अपनी पृथक सत्ता की भावना को ऊपर किए इस क्षेत्र के नाना रूपों और व्यापारों को अपने योग क्षेम हानि लाभ सुख दुख आदि से संबद्ध करके रखता है, तब तक उसका हृदय एक प्रकार से बद्ध रहता है। अब ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे, इनका कहना यह था कि कविता लिखना या फिर उसे समझना जो है वो कोई मामूली काम नहीं है, बल्कि यह एक साधना का कार्य है। जैसे कि ज्ञान और कर्म का अपना महत्व होता है, वैसे ही हमारी भावनाओं का भी उतना ही बड़ा महत्व है। यहाँ पे हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि जब तक हम हर चीज़ को सिर्फ उसके फायदे और नुकसान के जरिए से देखते हैं, तब तक जो है हमारा दिल स्वार्थ में बंधा रहता है, वह आज़ाद नहीं हो पाता। इसी तरह जो कविता है वो आज़ाद विचारों से जो है बननी चाहिए। सामने जब कभी वह अपनी पृथक सत्ता की धारणा से छूटकर अपने आप को बिल्कुल भूलकर विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाता है, तब वह मुक्त हृदय हो जाता है। अपने हृदय को लोक हृदय में मिला देना ही रस दशा है।
अब यहाँ पे जो है बताया गया कि जब हम मैं यानी कि हमारा जो स्वार्थ होता है उसको भूल जाते हैं और जो दुनिया का सुख दुख है उसको अपनाकर अपने सुख दुख को दुनिया के सुख दुख को अपना सुख दुख समझने लगते हैं, तब हमारा जो दिल है वो सही मायने में आज़ाद माना जाता है। और जब हमारा व्यक्तिगत दिल जो है वो पूरी दुनिया के दिल यानी पूरी दुनिया के हृदय से जुड़ जाता है, इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे रस दशा कहा है। इसका मतलब यह है कि जब हमारी जो भावनाएं हैं वो सबके लिए एक जैसी हो जाती है, तो उस स्थिति को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है रस दशा कहते हैं। अर्थात रस दशा व्यापक अर्थ में हृदय की मुक्तावस्था ही है। आचार्य शुक्ल ने काव्य लक्षण की परंपरागत शब्दावली का अनुकरण करते हुए कविता को शब्द विधान की शक्ति माना है। पश्चिम की नई आलोचना में कविता को शाब्दिक निर्मिति कहा जा रहा है, जिसमें भारतीय चिंतन की ध्वनि जो है वो मौजूद है। अब यहाँ पे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये बता रहे हैं कि कविता जो है वो एक तरह का शब्द विधान है। यहाँ पे शब्द विधान का मतलब है कि सही शब्दों को इस तरह से चुनना और सजाना जिससे कि वो जो है हमारे दिल पर एक गहरा प्रभाव छोड़ जाए। इसी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल शब्द विधान कह रहे हैं। इसमें इन्होंने क्या किया, पुरानी भारतीय परंपराओं को भी सम्मान देने का काम किया। तो सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो कविता है वो केवल शब्दों का मेल नहीं है, बल्कि हृदय को विस्तार देने वाली एक शक्ति कविता है। ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। आगे देखिए, हिंदी के छायावादी कवियों ने काव्य लक्षण पर नए ढंग से विचार किया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने स्वच्छंदतावादियों के ढंग पर काव्य की परिभाषा दी कि कविता विमल हृदय का उच्छ्वास है। तुम विमल हृदय उच्छ्वास में कांता कामिनी कविता काव्य अभिव्यक्ति है। यह धारणा प्रसाद, पंत और महादेवी भी व्यक्त करते रहे हैं। छायावाद को सामाजिक सांस्कृतिक परंपरा के मूल से जोड़कर जयशंकर प्रसाद ने काव्य को आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति कहा है। प्रसाद जी की प्रसिद्ध काव्य परिभाषा है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, वह एक श्रेयमयी प्रेम रचनात्मक ज्ञान धारा है। आत्मा की मनन शक्ति की असाधारण अवस्था जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर लेती है, काव्य में संकल्पनात्मक मूल अनुभूति कही जा सकती है। अब यहाँ पे बात करते हैं छायावाद के कवियों की। तो ये जो छायावाद के कवि रहे, इन्होंने कविता को देखने का जो नजरिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से बदल दिया था। सबसे पहले बात करें निराला की, तो निराला ये कहते हैं कि कविता जो है वो साफ और पवित्र दिल से निकलने वाली एक गहरी सांस की तरह होती है। जैसे कि जब हम बहुत खुश या बहुत भावुक होते हैं तो जो शब्द अपने आप बाहर निकलने लगते हैं वह कविता है। ऐसा मानना था निराला का। निराला जी के साथ साथ प्रसाद, पंत और महादेवी वर्मा ये भी यही मानते थे कि कविता जो है वो हमारे अंदर की भावनाओं को बाहर प्रकट करने का या हमारे अंदर की भावनाओं की अभिव्यक्ति करने का जो है एक जरिया था। अब आते हैं जयशंकर प्रसाद पे। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। इन्होंने भी क्या किया, एक प्रसिद्ध परिभाषा दी कविता पर। ये कहते हैं कि कविता जो है वो आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यहाँ पे सरल शब्दों में हम ये समझ सकते हैं कि कविता का जो लेन देन है वो दिमाग, विज्ञान या तर्क वितर्क से नहीं होता। ये जो है ये सिर्फ हमारी आत्मा की एक ऐसी गहरी भावना है जिसमें हमें सच्चाई और सुंदरता दोनों ही एक साथ देखने को मिलते हैं। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब हम किसी बहुत सुंदर दृश्य को देखते हैं तो उसे देखने पर जो हमारा दिमाग है वो उसका विश्लेषण नहीं करता, बल्कि उसमें कितनी रोशनी है, बल्कि हमारा दिल अचानक उसकी सुंदरता को देखकर उसे महसूस करने लग जाता है। तो प्रसाद जी के अनुसार यही जो भावना है, जब हम शब्दों में इसको डालते हैं तो वो एक काव्य बन जाता है। इस परिभाषा में सौंदर्य एवं सत्य के सामंजस्य के लिए प्रातिभ अनुभूति पर विशेष बल दिया गया है। आचार्य शुक्ल और महाकवि प्रसाद ऊपर से देखने पर भिन्न दिखाई देते हैं, पर तत्वतः दोनों में गहरी सहमति है। कविता को अनुभूति योग या भाव योग मानना पश्चिमी स्वच्छंदतावादी कवियों का सबसे कम असर आचार्य शुक्ल पर है और प्रसाद जी पर तो लगभग था ही नहीं। ये दोनों अपनी काव्य चिंतन भूमि पर खड़े रहकर पश्चिम के काव्य चिंतन का अर्थ ग्रहण कर रहे थे। अब क्या हुआ, प्रसाद जी ने यानी कि जयशंकर प्रसाद ने ये जो परिभाषा दी थी, इसका मुख्य जो जोर था वो सुंदरता और सच्चाई के मेल पर था। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद इन दोनों को देखें तो ये अलग अलग हमें दिखाई जरूर देते हैं, लेकिन गहराई में जाने पर हमें पता चलता है कि ये दोनों जो है वो एक ही बात को देख रहे हैं। दोनों ये मानते हैं कि कविता जो है वो भाव योग है, यानी कि कविता सिर्फ और सिर्फ हमारी भावनाओं का खेल है। एक और खास बात हमें यहाँ पे ये देखने को मिलती है कि इन दोनों पर ही जो है हमें विदेशी या कहें हम पश्चिमी सोच का असर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता।
ये दोनों क्या करते हैं, अपनी भारतीय परंपरा और सोच पर ही टिके रहते हैं और कविता को उसी के आधार पर परिभाषित करने का काम करते हैं। आगे देखें, दरअसल ब्रह्मवश छायावाद को स्वच्छंदतावाद का पर्याय मान लिया गया है, जबकि दोनों भिन्न देश, भिन्न काल, भिन्न संस्कृति और काव्य आंदोलन है। छायावाद के कवि आलोचकों ने पश्चिम को पढ़ा समझा, पर वह नकल में प्रवृत्त नहीं हुए। यह संयोग है कि मुक्ति की आकांक्षा पर स्वानुभूति का विस्तार स्वच्छंदतावादी काव्य का भी केंद्रीय सरोकार रहा। अब यहाँ हमें ये बताया गया है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, गलती से छायावाद और पश्चिम का जो स्वच्छंदतावाद है इसको एक मान लेते हैं। लेकिन यहाँ सच बात यह है कि ये दोनों जो है ये अलग अलग देश, अलग समय और अलग संस्कृतियों के अलग अलग आंदोलन है। हमारे स्वच्छंदतावादी कवि जो है उन्होंने पश्चिम साहित्य को पढ़ा जरूर है, लेकिन कभी भी उस पश्चिमी साहित्य की इन्होंने नकल नहीं की थी। हाँ, ये बात एक और है कि ये दोनों ही जो आंदोलन है ये आज़ादी की चाह रखते थे और अपनी भावनाओं को खुलकर बताने पर ये दोनों जोर देते थे। अब यहाँ पर क्या हुआ, वर्ड्सवर्थ ने काव्य की परिभाषा दी, ये आप परिभाषा देख लें, और फिर कॉलरिज ने भी परिभाषा दी कि कविता जो है वो उत्तमोत्तम शब्दों का उत्तमोत्तम क्रम विधान है। इन दोनों काव्य परिभाषाओं का मूलाधार भावना कल्पना के योग से प्रगीत काव्य है। अब ये जो पश्चिम के दो विद्वान रहे, वर्ड्सवर्थ थे पहले तो। वर्ड्सवर्थ ये कहते थे कि जो कविता है वो हमारे मन की ताकतवर भावनाओं को जो है अपने आप बाहर निकालने का काम करती है, जिससे जो है हम शांति महसूस करते हैं। वहीं कॉलरिज जो है वो ये कहते हैं कि सबसे अच्छे शब्दों को सबसे अच्छे तरीके से सजाना ही कविता है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझिए कि जब आप जो है बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो आपके मुंह से जो भी शब्द निकलते हैं वो आपकी फीलिंग्स के अकॉर्डिंग निकलते हैं, आपकी भावना से निकलते हैं। तो जब आप इन शब्दों को बहुत खूबसूरती से सजाते हैं वही जो है कविता बन जाती है। छायावाद के आत्माभिव्यक्ति सिद्धांत में व्यक्तिक अनुभूति पर अधिक बल देने के कारण इनकी दृष्टि कवि केंद्रित रही, काव्य केंद्रित नहीं। आगे चलकर इसका विरोध प्रगतिवाद तथा नई कविता के काल में हुआ। एंटी रोमांटिक रुझान के लिए अग्गे और टी.एस. इलियट दोनों महत्वपूर्ण माने गए। अब क्या हुआ कि छायावाद में जो है कवियों ने क्या किया, अपनी भावनाओं पर इतना ज़्यादा ध्यान दिया था कि इनका सारा जोर खुद ही कवि पर रहा है और कविता की बनावट पर इनका जोर कम था। यानी कि कवि ने जो महसूस किया वही सबसे बड़ा सच मानकर यहाँ पर लिखा गया था। बाद में जब हम प्रगतिवाद या नई कविता को देखते हैं तो ये दोनों ही जो है छायावादी कवियों का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे अग्गे और टी.एस. इलियट, इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोमांटिक सोच के खिलाफ काम करना शुरू किया और कविता को केवल कवि की निजी भावना न मानकर क्या किया, उसको और ज़्यादा गहराई देने का यहाँ पे काम किया था। कविता क्या है, यह प्रश्न हिंदी के प्रगतिवादी काव्य चिंतन में नए ढंग से उठाया गया। यहाँ कविता की व्याख्या उसको विकासमान सामाजिक वस्तु मानकर की गई, ऐसी वस्तु जिसका सृजन व्यक्तिगत प्रयास का परिणाम होते हुए भी मूलतः जो है सामाजिक और सांस्कृतिक भूमि पर केंद्रित होता है। कविता में सांस्कृतिक परंपराओं की संवेदना का समाहार रहता है। अब क्या हुआ कि ये जो प्रगतिवादी कवि रहे, इन्होंने कविता को एक नए नज़रिए से देखने का काम किया। इनके लिए कविता जो है वो कोई जादुई चीज़ नहीं थी, बल्कि कविता एक विकासमान सामाजिक वस्तु थी। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही ये कविता एक कवि अकेले लिखता था, लेकिन इसमें जो विचार था वो पूरे समाज और हमारी संस्कृति से आते हुए हमें दिखाई देते हैं। यानी कि कविता में हमारे समाज की परंपराएं, उनकी भावनाएं, ये सभी हमें देखने को मिलती थी। और कविता जो है वो समाज का ही एक हिस्सा है जो समय के साथ बदलती रहती है, ऐसा इनका मानना था। आगे देखें, अब यह गजानन माधव मुक्तिबोध, इन्होंने कहा काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया है। प्रगतिवादी काव्य प्रक्रिया को छायावादी काव्य प्रक्रिया से भिन्न मानते हुए इन्होंने लिखा, रोमांटिक कवियों की भांति आवेश युक्त होकर आज का कवि भावों के अनायास स्वच्छंद प्रतिहत प्रवाह में नहीं बहता। इसके विपरीत वह किन्हीं अनुभूत मानसिक प्रतिक्रियाओं को ही व्यक्त करता है। कभी वह इन प्रतिक्रियाओं की मानसिक रूपरेखा प्रस्तुत करता है, कभी वह उस रूपरेखा में रंग भर देता है। अब यहाँ पे हमें ये बताया गया, ये जो गजानन माधव मुक्तिबोध रहे, इन्होंने कविता को जो है एक सांस्कृतिक प्रक्रिया माना था।
इनका कहना यह था कि आज का ये जो प्रगतिवादी कवि है ये पुराने रोमांटिक कवियों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल से समझे कि जो पुराने कवि होते थे ये भावनाओं में बहकर कुछ भी लिख देते थे, जैसे कि हवा के साथ बहना। लेकिन जो आज का कवि था वो आवेग में कभी नहीं बहता था। वो पहले जो है समाज को देखता था, फिर उसे महसूस करता था, और फिर उनकी जो दिमागी प्रतिक्रियाएं होती थी उनको शब्दों के रंगों से जो है पन्नों पर उतारता था, और ये बहुत सोच समझकर जो है लिखने का काम करता था। आगे देखिए, इसका अर्थ यह है कि वह व्याकुलता या आवेश का अनुभव नहीं करता। होता यह है कि वह अपने आवेश या व्याकुलता को बांधकर, नियंत्रित कर, ऊपर उठाकर उसे ज्ञानात्मक संवेदन के रूप में या संवेदनात्मक ज्ञान के रूप में प्रस्तुत कर देता है। आत्मसंघर्ष तथा आत्मनिबंध काव्य एक सांस्कृतिक प्रक्रिया काव्य सृजन में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक शक्तियों का हाथ होता है, इसीलिए उसे सांस्कृतिक प्रक्रिया जो है कहा गया है। अब यहाँ पे जो बताया उसका मतलब ये है कि कवि के मन में जो है कोई बेचैनी या गुस्सा नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, वो अपने उसी गुस्से या बेचैनी को काबू में करता है और उसे ज्ञान के साथ जोड़कर हमारे सामने प्रस्तुत करता है। कवि क्या करता है, वो केवल रोता नहीं है, बल्कि समाज की जो आर्थिक और सामाजिक सच्चाई है उसको कविता में जगह देने का कार्य करता है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो कविता है वो केवल दिल की बात नहीं है, बल्कि इसमें जो है हमें समाज की, राजनीतिक और इतिहास, इन दोनों को ही देखने को मिलता है। इसीलिए मुक्तिबोध जो है कविता को सांस्कृतिक प्रक्रिया कहते हैं, जहाँ पर समाज और कवि ये दोनों मिलकर जो है कुछ नया रचने का काम करते हैं। प्रगतिवाद के काव्य चिंतन का स्वर मार्क्सवाद से प्रभावित है और मानता है कि काव्य अनुभूति की बनावट में सामाजिक सौंदर्य अनुभूतियों की भूमिका प्रधान होती है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने प्रगति और परंपरा पुस्तक में माना है कि वह काव्य एक महान सामाजिक क्रिया है जो सामाजिक विकास के समानांतर विकसित होती रहती है। कविता सामाजिक यथार्थ का जो है चित्रण करती है। अब जो है प्रगतिवाद के नजरिए से कविता को समझते हैं। ये जो प्रगतिवादी सोच थी ये पूरी तरह से मार्क्सवाद पर आधारित थी। इनका मानना ऐसा था कि कविता जो है वो आसमान से नहीं उतरती, बल्कि समाज की जो सुंदरता होती है और जो समाज की घटनाएं होती है उनसे कविता बनती है। इसमें आते हैं आचार्य रामविलास शर्मा। ये कहते हैं कि कविता जो है वो एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रिया है। जैसे जैसे हमारा समाज आगे बढ़ता है और बदलता है, वैसे ही वैसे जो है कविता भी बदलती रहती है। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि कविता जो है वो समाज की सच्चाई का एक आईना होती है। हिंदी के अधिकांश आरंभिक प्रगतिवादी कार्डवेल की इस मान्यता को मानते रहे कि साहित्य वह मोती है जो समाज रूपी सीपी में पलता है। कार्डवेल के ऐतिहासिक भौतिकवाद चिंतन से हटकर जॉर्ज लुकाच ने काव्य चिंतन के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी आधार को जो है महत्व दिया। अब एक प्रगतिवादी विचारक रहे जिनका नाम था कार्डवेल। इनका कहना था कि साहित्य जो है वो उस मोती की तरह है जो कि समाज रूपी सीपी के अंदर जो है पैदा होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझे कि जैसे बिना सीपी के जो है मोती नहीं बन सकता, वैसे ही बिना समाज के जो है कोई कविता या साहित्य नहीं लिखा जा सकता, ऐसा इनका मानना था। वहीं एक और दूसरे विद्वान रहे जॉर्ज लुकाच। इन्होंने ये समझाया कि कविता के पीछे जो है समाज के आपसी संघर्ष और बदलावों का सबसे बड़ा हाथ होता है। उन्होंने कहा कि हमारी चेतना मात्र भौतिक स्थितियों से नियंत्रित नहीं होती, वह अपेक्षाकृत स्वतंत्र है और कभी कभी वह बाह्य भौतिक स्थितियों के विपरीत भी जा सकती है। काव्य और कला चिंतन की इस जॉर्ज लुकाय की दृष्टि सौंदर्य शास्त्रियों के चिंतन के निकट है। कविता में जिस अनुभूति का चित्रण होता है वह व्यक्तिक न होकर सामाजिक होती है। इस सामाजिक अनुभूति में जटिलता, संश्लिष्टता और तनाव रहता है, अतः कविता सामूहिक भावबोध की अभिव्यक्ति है। आचार्य शुक्ल का यह विचार कि ज्ञान प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है, हिंदी के प्रगतिशील चिंतकों को मान्य रहा है। अब ये जो जॉर्ज लुकाच रहे, इनका ये मानना था कि हमारा दिमाग जो है और हमारी जो सोच है वो सिर्फ गरीबी या अमीरी से ही तय नहीं होती, बल्कि हमारा मन थोड़ा आज़ाद भी है। कभी कभी हम मुश्किल हालातों में भी जो है बहुत ऊंचा और बहुत अलग सोच सकते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है कि कविता में कवि जो महसूस करता है वह सिर्फ उसका अकेले का दुख नहीं होता, बल्कि वह पूरे समाज का अनुभव होता है। यानी कि कवि की जो आवाज़ है वो समाज की आवाज़ बनकर हमारे सामने आती है। फिर प्रगतिवादी जो थे वो ये मानते थे कि कविता जो है वो पूरे समाज की मिली जुली भावनाओं को प्रकट करने का काम करती है। इसमें समाज की उलझने और तनाव हमें देखने को मिलता है। यहाँ तक कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहे वो भी जो है प्रगतिवादी ये मानते थे कि जब हमें किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती तब हमारा मन क्या करता है, उसके लिए भावनाएं पैदा नहीं होने देता।
यानी कि जब हम समाज को जानेंगे तभी हम उसके प्रति जो है हमारे विचार या हमारे भाव कविता में प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसा इनका मानना था। तो ये जो टॉपिक है हमारा ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कविता क्या है, नई बहस का आरंभ। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।